नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करनी है। एक्चुअली ये इशू मैं तब से फेस कर रही हूँ, जिस इशू पे मैं बात करने वाली हूँ, ये प्रॉब्लम मैं तब से फेस कर रही हूँ जब से मैंने चार्जेस लगाना शुरू किए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए मैं आज आपको बहुत ही शालीनता से अपनी स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि आज मेरी ईमेल में एक कोई पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनसे कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा आर्गुमेंटल टाइप का मेरा हो गया। बट ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन और वो खुद भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब इतने अच्छे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि मैं उनको एक वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन समझाऊँ। देखिए मेरी जितनी भी आपने पर्सनल स्टोरीज़ चैनल पर अवेलेबल हैं, आपने देखी होगी, तो उससे आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि साक्षी मैम एक बहुत ही फाइनेंशियल चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ी हुई विमेन है, ठीक है? और आज की डेट पे भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लोड है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी आपको एक-एक सिचुएशन अपनी बताऊँगी, जिससे कि आप अब बेहतरीन तरीके से मेरे लिए जजमेंट पास कर पाएँगे। क्योंकि देखिए जजमेंट तो मिलेगी, क्योंकि कहीं न कहीं अब मैं भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, तो पीपल विल जज मी। लेकिन नेगेटिवली जज ना करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है सच्चाई को रिवील करना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं एक बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग वुमन हूँ, बहुत ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ तो कि मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक एडवोकेट बनूँ। मैं अपने पिताजी के विरुद्ध जाकर एडवोकेट बनी हूँ। और इस वजह से क्या है कि घर से मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट पिछले 10 सालों से रोक दिया गया है। 100% रोक दिया गया है। और क्योंकि मेरे मम्मी-पापा के बीच बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा तनाव रहता था। इवन कई बार डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इश्यूज़ भी हुए हैं। अब तो वो सीधी-सी बात है, उनकी एज हो गई है, तो कहीं न कहीं अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करना सही नहीं है। मेरे फादर भी एजेड हो गए हैं, लेकिन मेरे फादर के द्वारा मेरी मदर पर बहुत बड़े लेवल पे डोमेस्टिक वायलेंसेस हुए हैं। सो बिकॉज़ ऑफ दैट यू कैन वेरी ईज़िली अंडरस्टैंड कि मेरी माँ जो हैं, अब वो इतनी सिचुएशन में नहीं है कि वो मेरे को कोई मदद कर पाएँ। प्लस मेरे फादर के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है कि मेरे जो चाचा रहे हैं या जितने भी मतलब कहा जाए फैमिली के मेंबर्स रहे हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो रहे हैं, वो ये चीज़ किए हैं उनके साथ कि उनकी हक की तक जो प्रॉपर्टी है, वो उनको नहीं दी। एक बार भी ये नहीं सोचे कि उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी बीवी का क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं सोचे। और मेरे दादाजी जब करना चाहते थे, तो उन्हें करने दिया नहीं गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया। अब एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बेचारा कैसे ही करेगा जब उसके जो बच्चे हैं, वो उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। लड़ाई-झगड़ा वगैरह होता था, तो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स तो आप जानते हैं, नॉर्मल है, घर-घर की कहानी है इंडिया में। जिसके कारण और मेरे फादर इस टाइप के थे कि वो अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे। तो दैट्स व्हाई उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे स्टेप लिया नहीं, एक एडवोकेट होने के बाद भी। घर की इज़्ज़त की बात अलग थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भले मैं कैसे भी भीख माँगने के भी दिन आ जाएँगे तो चलेगा, लेकिन मैं कभी भी अपने हक का जो है, वो बहुत बड़े लेवल पर फ़ोर्स करके नहीं माँगूँगा। और सीधी-सी बात है कि अगर आप अपना हक छीन कर आज की डेट में नहीं लेते हो, तो लोगों को कोई नहीं पड़ी है, आपके बारे में कोई इतना नहीं सोचता, वो नहीं देते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि हमारे पास आज अपना खुद का कुछ भी नहीं है। एक बहुत ही हाईली डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है बिलासपुर में। उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में भी आए दिन मेरे भाई ने 10,000 रुपए में किराएदार रखा है। आए दिन इतना किराएदार को टॉर्चर किया जाता है, आए दिन उनको धमकियाँ आती हैं कि छोड़ दो इसको, क्या कहते हैं, ये हाईली डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, इसमें कोई ऐसा रजिस्टर्ड नहीं है, जिस व्यक्ति ने तुमको इसको किराए पे दिया है, मतलब मेरे जो चाचा लोग हैं, वो उस पर अपना आधिपत्य दिखाते हैं बड़े लेवल पे। तो वो भी हाईली डिस्प्यूटेड है। बट फिर भी हम ज़बरदस्ती करके वहाँ पर किराएदार इसलिए रखे हैं ताकि हमारी जो सिस्टर है, मेरी एक सिस्टर है सबसे छोटी, उसकी स्टडीज़ कंटिन्यू रहे, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रही है। तो बेचारी अपने स्कॉलरशिप्स के थ्रू भी पैसे निकालती है और कुछ पैसे, क्योंकि खाना रहना सब देना पड़ता है ना उसे, तो उसके लिए भी हम, बिलासपुर वाला है, उसके पैसे पूरे उसी को जाते हैं, ठीक है? और मेरी जो मदर हैं, वो मेरी बहन के साथ हॉस्टल पीजी में रहती हैं। वो बेचारी स्कूल की जॉब करके 7,500 रुपए, 8,000 रुपए पाती है। वो बेचारी उसमें अपनी मम्मी को भी देख रही है और क्या कहते हैं, अपना भी देख रही है। और क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के खर्चे इतने तगड़े हैं, इतने ज़्यादा तगड़े हैं, और वकालत में जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, जितना मतलब डेडिकेशन से, सारी चीज़ों से, ऑब्वियस सी चीज़ है कि देखिए चैनल से अभी पैसे आना शुरू नहीं हुए हैं। मुश्किल से गिन-चुन के मेरे कुछ यही $80 के आस-पास बने होंगे। $80 कितने होते हैं? और उसमें यूट्यूब भी अपना पार्ट लेता है ना, आप देखिएगा गूगल करके यूट्यूब कितना लेता है। तो उससे आप समझ जाएँगे। और $100 जब तक पहुँचेगा नहीं, ₹1 आएगा नहीं यूट्यूब से। यूट्यूब से पैसे आ नहीं रहे हैं। लगातार वहाँ पर कोर्ट में भी जाओ, एज़ अ जूनियर एडवोकेट हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हम कम में काम करें। तो जितना हम काम कर रहे हैं उतना हम पा नहीं रहे हैं। हर तरफ से इतना फाइनेंशियल स्ट्रगल है। अगर आप जूनियर एडवोकेट के तौर पे काम कर रहे होंगे या लॉ स्टूडेंट होंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि कितना परेशानी होता है फाइनेंशियल लेवल पर, ना? तो 1.5 साल यहाँ पर इतना स्ट्रगल किया, ट्यूशन पढ़ा-पढ़ा के मैंने काम सीखा है दिल्ली में। और जो सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट कितना देते हैं आप लोगों को पता होगा ना? उनके खुद के काम का प्रिंटिंग अगर आपने अपने जेब से पैसे लगाकर करवा दिए, तो कई बार उसको उसके पैसे भी नहीं देने को करते हैं। इतने चैलेंजेस में मैंने एक चैनल बनाया, जिसमें मैंने सोचा कि एक दिन मैं इंडिया गेट में रो रही थी बैठकर, अभी यही जनवरी की बात है। मैं यही सोच रही थी कि जो दिन मैं देखी हूँ ना, कोई और नहीं देखना चाहिए। मतलब मैं यही बोली कि यार मेरे साथ तो जो होना है हो रहा है, लेकिन कोई और नहीं देखना चाहिए।
तो मैं बहुत दिन से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने गंभीरता से अपने चैनल को तब लिया जब मुझे आकर एक सुप्रीम कोर्ट के वो थे, मतलब वहाँ पर वो कई बार PIL के मैटर्स भी करते हैं। उन्होंने मुझे आकर बताया कि साक्षी, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। उन्होंने मतलब एक जामवंत का रोल प्ले किया, उसके बाद मैंने इस चैनल पे फोकस किया। अदरवाइज मैं अपने आप को इस लायक भी नहीं समझती थी। और फिर उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि साक्षी, डेडिकेशन से इस चैनल पे काम करना है। अब कहते हैं ना कि एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा अपने भावना को अपने ऊपर हावी होने देता है तो वो भी नुकसानदेह होता है। अब लोगों की तकलीफ़ें, ईमेल्स आने लग गए, कमेंट आने लग गए, उनकी तकलीफ़ें सुन के मैं इस कदर पागल हो गई कि मुझे इस चीज़ का होश ही नहीं रहा कि मैं दिल्ली जैसे खतरनाक शहर में हूँ, जहाँ पर रहने के लिए PG का, सिक्योर्ड PG का किराया, अगर आप शेयरिंग में भी रहते हो तो 4,500 रुपये है, 4,500। और अगर गर्मी का काउंट करो तो 5,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि कूलर का बिल आता है। ठीक है, मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि मेरा खाना कहाँ से अरेंज होगा, क्या होगा। मैं लग गई। अब यूट्यूब में तो सीधी सी बात है, वीडियो बनाना तो मजाक है नहीं। आप वीडियो बनाते हो तो उसमें आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग के बाद अपलोडिंग करने में इतना टाइम लगता है, कमेंट्स का रिप्लाई करना, ईच एंड एवरीथिंग, ईमेल्स आ रहे होते हैं, सब कुछ। मैंने पागलों की तरह 3 महीने रगड़ के काम किया और पर डे वीडियो डाला, पर डे। और फ्री में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना डाला। व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूरा इतने सारे लोगों की मैं वहाँ पर पूरा का पूरा जो भी सवाल पूछ रहे हैं, बड़े से बड़ा, मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मर कट के रिसर्च करके, क्योंकि आप गलत इन्फॉर्मेशन एज एन एडवोकेट नहीं दे सकते, मर कट के कैसे भी रिसर्च करके मैं आधी रात को बैठकर रिसर्च करती थी और करके मैं सारी इन्फॉर्मेशन उनको भेजती थी। व्हाट्सएप में भी फ्री में मदद, ईमेल में भी फ्री में मदद, कॉल्स नंबर दे रही हूँ, फटाफट उठा के 4 घंटे बात कर रहा है क्लाइंट, मैडम प्लीज़ मेरा फ़ोन मत काटना, मैडम प्लीज़ मेरा फ़ोन मत काटना। बाप रे बाप। और पर डे वीडियो डाल रही हूँ। मैं पागल हो चुकी थी, लिटरली बता रही हूँ। मेरा एकदम मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। मैं एक्सर्शन समझते हैं, मतलब पूरी डिस्टर्ब हो गई थी मेरी बॉडी, मेरा शरीर, इतनी बीमार। और मैं अकेली, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, दिल्ली में कोई किसी का इतना अपना नहीं है कि आपको खाना बना के और दवाई ला कर देगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं जिस ट्रॉमा से गुजरी हूँ उस 3 महीने में मैं बता नहीं सकती। मेरा भाई हार कर मैं अपने भाई से ज़बरदस्ती मांगती थी, जबकि उस बेचारे के ऊपर भी 5.5 लाख का लोन है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा भाई। और आपको पता है, मैंने अपनी एजुकेशन वगैरह जो कंप्लीट की है, ट्यूशन से तो जितना निकालते बनता था मैं जैसे तैसे निकालती थी, लेकिन अपनी एजुकेशन में कई बार मुझे ना चाहते हुए भी मुझे लेना पड़ जाता था इधर उधर से पैसा। तो ओवरऑल सबका मिला के 2.5 लाख रुपये का मेरे पे डेप्ट है। लोगों के पैसे मेरे पास 2.5 लाख हैं। वो बात अलग है कि उनके साथ मेरे संबंध इतने अच्छे हैं कि वो लोग ज़्यादा मेरे ऊपर चढ़ के एकदम तांडव नहीं करते, लेकिन सोचिए उन लोग आज की डेट में उतनी इज्जत अब मुझे नहीं देते जितनी पहले देते थे। 2.5 लाख का डेप्ट है मेरे पे। मेरी माँ और मेरे पिता दोनों बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है ढंग से। और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 3 महीने फ्री में काम किया, ईमेल में, व्हाट्सएप में, चैनल पे, इतने बुरे तरीके से काम किया। हर एक कमेंट पर मैंने रिप्लाई किया है और परफेक्ट। आज तक कोई जवाब नहीं दे सकता कि भाई आपने जो आंसर दिया था या आपने जो लीगल एडवाइजिंग दी थी वो गलत दी थी। कोई नहीं सवाल क्रिएट कर सकता, उठा सकता। तो मैं इतना परफेक्टली काम कर रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब इसके बाद आ रही थी नेक्स्ट मेरे साथ होने वाली थी इशू। अब इसका अंजाम मुझे भुगतना था आगे जाकर, ठीक है, और उसका अंजाम मैंने भुगता। सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ की अति सही नहीं होती है ना। आपके खुद के लाले पड़ रहे हैं खाने के और आप यहाँ पर फ्री में क्या कर रहे हो, 3 महीने इतने तगड़े से काम कर रहे हो। अब यहाँ पर नतीजा क्या हुआ कि एक पॉइंट पर, 1 महीने, जो लास्ट वाला मेरा महीना था, अप्रैल मंथ में मेरे भाई ने हाथ खड़े कर दिए। उसने बोला दीदी मैं नहीं, आप भूखे मरो चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं भिजवा पाऊंगा, मम्मी की दवाई के पैसे भिजवाने हैं। और मम्मी आपको खुलकर बोल नहीं रही हैं। मेरी माँ ने खुलकर नहीं बोला। विक्की बोला आपको पता है मैंने आपको इधर से मना किया, आपने मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी ने जो 1500 उठा के दिए ना आपको, वो 1500 उनकी दवाई के थे जो मैंने भेजे थे। मैंने कहा व्हाट? बोले मम्मी नहीं बताएंगी आपको, मम्मी तो दे दी आपको खाने के नाम पर कि नहीं बेटा जा फ्रूट सूट्स खरीद ले। आपको पता है वो दवाई के थे, हार्ट की पेशेंट है वो, हार्ट की कुछ हो जाएगा तो कैसे करेंगी। तब मैंने बोला कि नहीं। बोला दीदी मुझे मानसी को भी कई बार भिजवाना पड़ता है, उसका पूरा शरीर देखिए। मैं अपनी सिस्टर, मैं इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं हो सकती, चैनल पे दिखाऊंगी ना। वो बच्ची 20 साल की है, लेकिन दिखती पता है कैसी है, 8-10 साल की लड़की दिखती है। सोचिए उसकी ग्रोथ रुक गई है ढंग का खाना ना खाने के कारण। इतना बुरा हाल है हमारा। उसको इतने सारे फिजिकल इश्यूज हैं मेरी सिस्टर को, बेचारी को, सिर्फ ढंग का खाना ना पा पाने के कारण। तो मेरा भाई के ऊपर ऑलरेडी मेरी सिस्टर का, छोटी वाली, और मेरे माँ का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने मेरे को हाथ जोड़ के बोला कि दीदी प्लीज आपके इस पैशन के चक्कर में, लोक सेवा के चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। आप ट्यूशन पढ़ा रही थी तब तो आपके पास पैसे आ रहे थे ना, अब आप कहाँ पर फोकस कर रही हो, किस यूट्यूब पर फोकस करने के चक्कर में आपने ट्यूशन छोड़ दिया है। मैंने बोला भाई वो मैं लोक सेवा, यहाँ पर लोग बहुत परेशान है। बोले दीदी हमारी खुद की हालत खराब है, जब तक खुद खड़े मत हो जाओ आप दूसरों की मदद के चक्कर में, मतलब आप क्या कर रहे हो दीदी, आपको पता भी है।
बट मैंने बोला कि हो गया भाई, तुझे नहीं देना ना पैसा, तू मत दे। बोला दीदी आप ज़बरदस्ती आप बताओ, ये गलत बात है ना, आप मेरी भी तो हालात समझो, मेरे को भी तो उधर लोन भी पटाना है, सब करना है। तब उसके बाद मैंने अप्रैल मंथ में उससे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि मुझे लगा कि सही बात है, मेरा भाई और मुझसे छोटा है वो बेचारा, कितना करेगा। ठीक है, 5.5 लाख का लोन उस पर पता है कैसे हुआ, उसके दोस्त ने उसके साथ धोखा किया बिजनेस में बहुत बड़ा, उसके कारण उस बेचारे के साथ हुआ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई वो किसी से पैसे लिया था या कुछ, उसने बेचारे ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरे भाई के पास से इस बार मेरे पास पैसे नहीं आने थे। मुझे ऐसा लगा या तो मैं चैनल क्लोज करूँगी या कुछ भी। मैंने QR कोड डाला यूट्यूब पर, QR कोड। मैंने बोला कि मुझे 4,500 रुपये मेरे रेंट का दे दो, और वो भी मैं 15 दिन तक। इतनी दुष्ट लड़की हूँ मैं, सोचो आप। 1 अप्रैल को डेट थी, मैं चुपचाप फिर भी मुंह पे उंगली रख के वीडियो बना रही थी, व्हाट्सएप पे लोगों को गाइड कर रही थी, ईमेल में फ्री में कर रही थी, पूरा लीगल एडवाइजिंग, कॉल पे लोगों को इतनी, मतलब सोचो कितनी जबरदस्त जिद्दी लड़की हूँ। खाने को खाना नहीं, देने को पैसे नहीं रेंट के, लेकिन स्टिल मैंने 15 दिन तक किया। जब 15 तारीख को ओनर आ गया, बोला साक्षी 1 अप्रैल को डेट थी ना, 15 दिन हो चुके हैं, रेंट देना है कि नहीं देना है? अगर आज रेंट नहीं आया शाम तक या कल तक, ज़्यादा से ज़्यादा कल का डेट दे रहा हूँ, नहीं आया, आप परसों तक खाली कर दो रूम। इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा आपका, हर महीने का यही चीज़ है, कहीं से भी अरेंज करो, मैं नहीं जानता, ठीक है, नहीं तो आप खाली कर देना। तब इसके बाद मुझे लगा कि साक्षी व्हाट यू हैव डन। उस दिन मतलब मुझे एहसास हुआ, पूरी रात मैं जगी थी कि मैंने किया क्या। आज मेरे को वो निकलने को बोल दिया है परसों कि आप खाली कर देना। मैं कहाँ जाऊँगी, ये अपना एक मोबाइल लेके और अपना लगेज लेके खड़े होकर वीडियो बनाऊंगी क्या मेट्रो स्टेशन पे? देन आई रियलाइज्ड कि ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग माई वीटो पावर, माई सब्सक्राइबर्स। 1 रुपये में कोई बिक नहीं जाना है। 1 रुपये तो लोग भिखमंगे को भी दे देते हैं, बड़े से बड़ा गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे देता है 1 रुपया। मैं एक काम करती हूँ, अपना QR कोड चैनल पे डालती हूँ, और 1-1 रुपये देने की मैंने दुआ की, लोगों से रिक्वेस्ट किया। और लिटरली बता रही हूँ, कुछ लोग तो उस QR कोड को देखकर इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने मुझे ईमेल कर डाला, डायरेक्टली कॉल कर डाला कि फ्रॉम नाउ पैसे तो मैं तुमको भेज रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि तुमको रेंट के पैसे चाहिए, इसलिए भेज रहा हूँ बिकॉज यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तुम काम जो किया है ना तुमने, बहुत ईमानदारी से, बहुत साफ सुथरे तरीके से किया है, और हमें बेनिफिट मिला है। दैट्स वाई वी आर गिविंग यू मनी, नॉट बिकॉज दैट यू आर पुअर। इस चीज़ को याद रखो। तुम्हें पता भी है तुम कितने डिग्निफाइड पोजीशन पे हो, यू आर एन एडवोकेट, और कोई एरी गेरी एडवोकेट नहीं हो, इतने साफ सुथरे मन की एडवोकेट, इतने रेस्पेक्टेड एडवोकेट हो, और उसके बावजूद भी व्हाट यू हैव डन, QR कोड डाला है, मिल गया तुमको, तसल्ली मिल गया 3 महीने फ्री में काम करके। मुझे सच बता रही हूँ, बुजुर्ग जो लोग थे मेरे सब्सक्राइबर, उन लोगों ने डांटा है मुझे, बोले हमको अंदाजा ही नहीं था कि इस लड़की के पास रेंट तक के पैसे नहीं और ये फ्री में काम कर रही है। फ्री में छत अवेलेबल नहीं है दिल्ली जैसे खतरनाक शहर में, जहां पर लड़कियों को छत मुहैया कराना बहुत आवश्यक है, वरना उनके सेफ्टी पर इश्यू क्रिएट हो सकता है। और इतना खतरनाक काम कर रही हो चैनल पे, तुमको तो मार डालेगा कोई रातों रात, कोई पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने रेंट भेजा, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इस तरह की हरकत दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए रीजनेबल प्राइस लगाओ। रीजनेबल जो हर किसी के लिए पॉसिबल हो देना, और रीजनेबल प्राइस मैंने, और सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर नहीं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आने लग गए। सारे लोग 1 रुपये क्या, कोई 10 रुपये, कोई ठीक है, कुछ लोगों ने 1 रुपये भी किए, लेकिन कोई 100, कोई 500, कोई, मैं बता रही हूँ वो QR कोड। सुबह मुझे कॉल आया था, जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों के, रात को मैंने डाला था, पूरे 8 घंटे फ़ोन रिंग किया है, पूरे 8 घंटे। वो जो क्रेडिटिंग का जो रिंगटोन होता है ना, क्रेडिट होने पर पैसा, और सुबह देखी 10:30, अरे बाप रे बाप, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोली हे भगवान, इसको QR कोड को डिलीट करना पड़ेगा, क्या हो गया, कमेंट में बवाल मचा हुआ है। मैंने तुरंत QR कोड उड़ाया ईमेल में पूरा। उस दिन मुझे एहसास हुआ, लोगों ने बोला हमें बेनिफिट हो रहा है मैडम, हमें बेनिफिट हो रहा है। और आपको अगर रेंट पे बात आ जा रही है फ्री में काम करने की वजह से, आपके रहने खाने पे बात आ जा रही है, बेसिक रिक्वायरमेंट जिसके लिए जो कानून है, जो सरकार है, वो फ्री में व्यवस्था करती है। आपको पता है मेरे फादर सिर्फ और सिर्फ समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कभी भी हमको बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट वाला फॉर्म बनाने ही नहीं दिए, हमको अपने आप को लिस्टिंग करने ही नहीं दिया, जबकि हमारी स्थिति वाकई में बिलो पॉवर्टी लाइन वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी लिस्टिंग नहीं करने दिया हमें। मेरे को भारत में एक गरीब महिला के तौर पे स्वीकार ही नहीं किया जाता। मुझे हर चीज़ एक अमीर व्यक्ति की तरह खरीदनी पड़ी, लेनी पड़ी, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसमें भी मैं लोक सेवा डाल दी। अब सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। खाने पे बात आ गई थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। आपको पता है मैं गाड़ी के आगे आ गई थी दिल्ली में, अभी जस्ट अप्रैल की बात है, हाँ, गाड़ी के आगे आ गई थी मैं, पूरा ऐसे फेंकाई हो इतने बुरे तरीके से। लोगों ने उठाया है, पूरा साफ़ सुथरा किया है, पानी वगैरह दिया है। पता है आप लोगों को इतना ज़्यादा मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। खाती नहीं थी कुछ, वही चावल आलू बस खा लेती थी और वीडियो बनाती रहती थी।
अभी एक कोई अंकल आए थे जिस दिन, जब अब मैं चार्जेस अब लगा दी हूँ, अब मेरे पास थोड़ा सा ढंग से पैसे आते हैं, मैं थोड़े फल खरीद के खा लेती हूँ, दही खरीद के खा लेती हूँ, ढंग से खाना खाती हूँ, और यहाँ पर रेंट का भी पैसा अच्छे से दे पा रही हूँ। अभी परसों मैं कूलर लेके आई क्योंकि गर्मी के कारण मेरा खाना डाइजेस्ट होना बंद हो गया था। कूलर लेके आई, इतना मतलब लिटरली बता रही हूँ, अब मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं सुकून से कर पा रही हूँ। मेरी जो बेसिक, जो भारत के संविधान में भी लिखा है कि रोटी कपड़ा मकान एक आदमी की बेसिक नीड है, सिर्फ वो बेसिक नीड मुझे मिली है ना, तब जाकर मैं अब सुकून से मैं काम कर पा रही हूँ। लोगों को इतना बुरा लग जा रहा है, ये चीज़ इतनी बुरी लग जा रही है कि मैं क्या बताऊँ। सिर्फ बताइए टेलीग्राम ग्रुप में क्या पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ रहे हैं उनकी आत्मा जानती है। चैप्टर 1 चैप्टर 2, जैसे नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैथ्स वैथ्स में, उस तरीके से मैं पूरा एकदम बेसिक से लेके लास्ट तक का एडवोकेसी में कैसे एज अ लॉ स्टूडेंट आप एंटर करते हो, फिर क्या क्या सिचुएशन आती है, पूरा मैं ऐसा सिलेबस टाइप का तैयार करके वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मैं रोज चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरह से भेज रही हूँ ईजीएस्ट लैंग्वेज में। प्लस उनके जो रोजमर्रा के सवाल जवाब होते हैं वो मैं करवाती हूँ, और 30 दिन तक ये काम करती हूँ, और आप एकदम अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लड़कों को 24 आवर्स का नहीं है, लड़कियों को 24 आवर्स का दिया हुआ है। लड़कों को मैंने इसलिए रेस्ट्रिक्ट किया है 10 बजे रात के बाद मैसेज करना, क्योंकि मैं पर्सनली मेरी अपनी एक बाउंड्री लाइन है, 10 बजे रात के बाद मैं लड़कों से बात करना नहीं करती हूँ। मतलब सबकी अपनी अपने सिद्धांत होते हैं, उसूल होते हैं, मेरा वैसी है, तो 10 बजे तक उनको अलॉटेड है। तो आप सोचो कि मतलब इतना जब सब कुछ मैं टेलीग्राम ग्रुप में कर रही हूँ, उसका अगर मैं बोल रही हूँ कि हर मंथ का 149 रुपीज़ चार्ज रहेगा, कितना बड़ा अमाउंट होता है 149, कितना बड़ा अमाउंट होता है। हम बेवकूफ़ नहीं है, हमने भी गरीबों को देखा है। क्या मतलब 149 इज नथिंग, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 149 रुपये, अगर आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है इतने सही तरीके से, इतने साफ सुथरे तरीके से, लेकिन कुछ लोगों ने इस 149 रुपीज़ को $149 बना दिया। लिटरली बता रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा मुझे डीमोरलाइज और डीमोटिवेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप में जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसके मैं 149 रुपीज़ मांग रही हूँ हर पर्सन पे जो मेहनत कर रही हूँ। 30 डेज, 30 दिन में बांट के देखो 149 कितना होता है। उसके बाद लीगल एडवाइजिंग की भी फीस कितनी ज़्यादा कम है, इतनी 200 रुपये से स्टार्ट है। आप सोचो 200 रुपये में आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सटीक, पूरे ऑल ओवर इंडिया से ले रहे हैं लोग। और मैक्स पता है कितना है, चाहे भारत का मुकेश अंबानी भी हो ना, मैक्स पता है कितना है, 1500 रुपये ओनली, 1500 रुपीज़ ओनली। जाना किसी दिल्ली हाई कोर्ट के बड़े एडवोकेट के चैम्बर में, वहाँ पर देखना 11,000, 10,000, 20,000, 21, करकरडुमा में 21,000 रुपये कंसल्टेशन फीस। और कैसी गाइडेंस करते हैं, कमेंट सेक्शन में पढ़ लीजिए। आते हैं 18 साल तक अपने केस की बर्बादी करवाने के बाद लोग, हमारा वकील हमको बहुत लूटा, न्यायपालिका भ्रष्टाचारी है। क्या मतलब, उससे अच्छा सही लोगों को मदद कर दो। 150-200 रुपये में तुम बिकने जाने हैं। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि गुरु बेचारा एक शिक्षा के तौर पे तुमको शिक्षा दे देगा और तुम गुरु की कुछ मदद कर दोगे। लीगल एडवाइजिंग भी इतनी, 200 रुपये, कॉलिंग 30 मिनट्स आप बात कर रहे हो 400 रुपये में आपका बिल्कुल। आपको पता है ये कॉलिंग के थ्रू 2 बंदों का इस कदर काम हुआ है कि वो ये बोल कर गए हैं कि मैम 400 रुपये तो पे कर दिए, लेकिन आपका बाकी का कर्जा कैसे चुकाएं। मैंने कहा कौन सा कर्जा, अरे आपने 400 रुपये में निपटा दिया सब कुछ। 40,000 दिया था मैं उस वकील को, उसने किस कदर उलझाया था मेरे केस को। आपने पूरा जो रोड मैप दिखाया फॉलो किया, 4 दिन में मामला निपट गया। आपने सीधा बता दिया कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आपके पास एविडेंसेस की इतनी कमी है कि आप जा ही नहीं सकते कोर्ट, आप सिर्फ अपने आप को टॉर्चर करने का काम करोगे। आप इस तरीके से समझौता करो, इससे आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और आपका काम भी बन जाएगा, आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। और मैंने किया, इट्स अमेजिंग, मेरे दिमाग में ये चीज़ आया ही नहीं। मैडम 400 रुपये में, लिटरली 400। मैंने कहा और तो दे दो तो बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मतलब अभी फ़िलहाल तो मतलब मेरी हालत तो उतनी सही नहीं है, अगर आपको चाहिए तो बताओ। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं है। पर बोले कि लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब लिटरली यू आर सेटिस्फाइड विथ 400। मैंने कहा येस, आई एम सेटिस्फाइड विथ 400। वकालत में काम करने के लिए सिर्फ डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, अंदर एक अच्छा इंसान होना चाहिए आपके, फिर आप इनफ हो। मैं कोई यहाँ की कोई बहुत बड़ी नमूनी नहीं हूँ। जो भी अच्छा वकील दिखे अच्छी सोच का, वो हर इंसान लिटरली विश्वास करने योग्य है। आप जाओ उसके पास, आंख मूंद कर जाओ। एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे मत देखो कि नहीं वो तो LLM नहीं है, LLB है, नहीं कुछ नहीं भाई। वो बेचारा भी भले ठीक है, चल भाई, जहाँ पर वो सामने वाला एक्सपीरियंस बंदा 1 घंटे में या 1 मिनट में आपको बता देता जो लीगल एडवाइजिंग, ये 10 घंटे रिसर्च करके बताएगा। लेकिन वो इंसान अगर ईमानदार है, और ये इंसान ईमानदार नहीं है जो आपका एकदम जो एक्सपर्ट वकील है, तो वो आपको मिसलीड ही करेगा। वो अपना कितना भी टैलेंट हो उसके में, वो अपना टैलेंट आपके बेनिफिट में यूज़ नहीं करेगा।
और सामने वाले में भले बेचारे में उतना टैलेंट ना हो, 10 घंटे में वही रिसर्च करे, सेम लीगल रिसर्च करे जो इसने किया है तुरंत 1 मिनट में, वो 10 घंटे में करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, लेकिन साफ सुथरा और सच्चे तरीके से बताएगा, साफ सुथरे तरीके से काम करेगा, कोई 3-5 गिरी नहीं लगाएगा। ये फ़र्क होता है। पता है मैं आपको असलियत क्या बताऊँ, कोई 149 रुपीज़ ऐसा नहीं है। 149 की औकात आज की डेट में भारत इतना ग्रो तो कर ही गया है कि 149 की किसी की औकात नहीं है कि वो 149 रुपये देने में उसकी हालत ख़राब हो जाए, वो भी इतनी बड़ी प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिल रही है लीगल सेक्टर की। 149 इज़ नथिंग, नथिंग। मुझे बार बार ये अमाउंट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है। आप सब्जी बाजार भी जाते हैं टमाटर आलू लेने तो 149 निकल लेते हैं। 149 अगर इतना बड़ा अमाउंट लग रहा है आपको लीगल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल लीगल अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट मीन्स यू आर नॉट अ पैशनेट एडवोकेट और यू डोंट हैव द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप मेंबरशिप। आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, या फिर सबसे मेन रीज़न कि आपको सामने वाले की वैल्यू ही नहीं पता है, पता ही नहीं है उसकी वैल्यू। आप उसको एक बहुत ही सड़क छाप और बहुत ही छपरी एडवोकेट मानते हो, राइट? वो भले आप सामने से रेस्पेक्टेड मैडम कर रहे हो, पर आप अंदर ही अंदर यही बोल रहे हैं हम यहाँ पर 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, 1.5 साल में चलिए बहुत बड़ा। आपके दिमाग में यही है, तभी आप 149 को नथिंग, आप इतना बड़ा अमाउंट बोल रहे हो। 149 की दिक्कत तो मुझे भी नहीं हुई। मेरी गरीबी का अगर अंदाज़ा लगाना हो ना तो कभी आना, ठीक है? आना मैं, लेकिन पुलिस थाने में मिलूंगी, मैं पुलिस थाने में मिलूंगी और कोर्ट में मिलूंगी, जहाँ पर मैं अच्छा खासा आपके ऊपर क्रॉस काउंटर केस लगाऊंगी, तगड़ा। पूरा मेरा पैन कार्ड चेक होगा, मेरी असली औकात पता चलेगी, पूरा मेरा होम टाउन इंक्वायरी चालू होगा। माथा पीट लोगे कि हे भगवान, एक जवान लड़की हो के चरित्रवानता को मेंटेन करते हो। ऐसा नहीं कि 3-5 गिरी कर रही हूँ इधर उधर 10 लौंडे घुमाकर, नो। कितनी स्ट्रिक्ट हूँ, चैनल के लोग जितने भी जुड़े हैं जानते हैं। कितने लोग बोल कर जाते हैं मैडम ओवर है ये, इतना ज़्यादा नहीं कि 10 बजे के बाद चाहे कितना भी अर्जेंसी हो यू कांट इवन मैसेज टू हर। समझ रहे हो? आप सोच रहे हो कितनी चरित्रवान होंगी मैं, कितनी स्ट्रिक्ट। मेरी परमिशन के बगैर कोई मुझे मैसेज तक नहीं छोड़ सकता, कितनी भी बड़ी हस्ती होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी जो एडवोकेट थे ना, आए थे मुझे, उनको तक मैंने हड़का दिया था। हाउ यू कैन से टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन माई पर्सनल नंबर। बोले आपने खुद डाला था वो, मैंने कहा गलती से चला गया था, आई एम जस्ट अ फीमेल। देन आफ्टर ही सेड, कहा आई एम 77 ईयर्स ओल्ड। अरे बाप रे बाप, मैं बोली अरे सॉरी 77 ईयर्स ओल्ड आप, 77 साल के हैं। बोले हाँ मैडम, काम डाउन, कुछ ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा है लड़कों को लेकर। मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। बोले यस, दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर आई होल्ड। अब इसके बाद सोचो कि ये लड़की कैसे इतना आगे तक आई होगी। पैसों की इस कदर दिक्कत है मुझे। तो अब क्योंकि मैं अब ये सब काम नहीं करूँगी जैसे मैं पहले मेंबरशिप में की थी, याद है मैंने वो ज्वाइन बटन वाला जो मैंने किया था 799 का, जिसमें मैं प्रॉपर लाइव सिखाने वाली थी सारी चीज़ें ना, लेकिन उसको मैंने डिलीट कर दिया था गुस्से में। पूरे जितने शूटेड वीडियो थे ना, रिकॉर्डेड वीडियो, सब उड़ा दिए थे मैंने, बहुत ज़्यादा। मतलब उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था। 799 को तो उन्होंने 799 करोड़ बता दिया था, तो मैंने डिलीट कर दिया था। फिर मैंने 149 का मैंने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू सिखाने का सोचा। आप जितने लोग भी हैं बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप तो मैं डिलीट नहीं करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि जिसको नहीं आना है टेलीग्राम ग्रुप में, मैं आपके पैर पड़ के, आपके पैर में पूरा गिर के, लेट के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट कम टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड प्लीज़ अनसब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। साक्षी गुप्ता को ना कभी पैसे का ना कभी पावर का कोई लालच नहीं रहा है, कोई लालच नहीं रहा है। मेरे में आज की डेट में इतना दम है कि इतना बड़ा लाइसेंस लेने के बाद भी तुरंत अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाकर मैं अपना लाइसेंस कैंसिल करा सकती हूँ और झाड़ू पोछा बर्तन का काम करके भी अपना सर्वाइवल कर सकती हूँ। इतना दम है मेरे में। पता है मेरा इंस्पिरेशन कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, जो फटी धोती पहनता था प्रधानमंत्री पद पर पहुंचकर भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा देश गरीब है, ये बोलकर। मैं उनकी बहुत बड़ी वो हूँ, ठीक है। अब अभी फिलहाल तो हमारी मजबूरी है कोट पहनना, वरना मैं भी ऐसी हूँ, जो कपड़ा है वीडियो ही देख लो ना, मेरे वीडियो ही देख लो आप, बस ये करती हूँ मैं। बाकी मेरे को कोई फैशन सेंस वगैरह नहीं है। तो इसलिए मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि हल्के में मत लीजिए। ये जो सामने बंदी बैठी है, ये जो बोल रही है, ये कोई हल्की फुल्की बंदी नहीं है। तुरंत अनसब्सक्राइब मारो, 2 मिनट लगता है टच करने में, अनसब्सक्राइब, ठीक है। तुरंत ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप वाला जो है, उसको सीधा आप रिमूव कर दो, नॉट इंटरेस्टेड ऐसा डाल दो, साइड में 3 वो रहता है ना डॉट, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, मोस्ट वेलकम। हु आर नॉट इंटरेस्टेड, डोंट केयर। Who are interested to subscribe my channel, subscribe it. Who are not interested to subscribe, please unsubscribe it. आपके पैरों में गिर कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अनसब्सक्राइब इट। आई डोंट केयर अबाउट पावर एंड मनी।
बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी हुई बंदी हूँ। 2 मिनट में लाइसेंस कैंसिल करके झाड़ू पोछा बर्तन के काम में लग जाऊँगी, आई डोंट केयर। जबकि नहीं, फिर भी मेरे पास टीचिंग वगैरह का लाइसेंस है, मैं टीचिंग की जॉब कर सकती हूँ, लेकिन मैं सबसे नीचे की जॉब चली जा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू यू, वैसे तो झाड़ू पोछा बर्तन की जॉब भी मेरे लिए छोटी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आई कैन डू दैट। साफ सुथरा चरित्रवान काम, आई कैन डू दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल। यहाँ पर वही रहेंगे जो जेन्युइनली मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। रही बात कि मैं आपकी इज्जत करूं या नहीं, मेरे हर रिप्लाई पर आप देखेंगे ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहती हूँ मैं। हर रिप्लाई पे मैं हाथ जोड़ने वाला भेजती हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ती हूँ। तो इसी से आप समझ जाइए मैं कितनी इज्जत देती हूँ लोगों को। तो मैंने लोगों को इज्जत देने में कोई कमी नहीं की, और जिन लोगों ने मुझे इज्जत देने में कोई कमी नहीं की, मैं हमेशा उनके साथ हूँ, हर तरह से साथ हूँ। वो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है उनका टेलीग्राम ग्रुप में भी, और उनका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर भी। लेकिन जिनको मैं लायक नहीं लगती हूँ, प्लीज़ आप लोग चले जाइए। आपके पैर में गिरकर हाथ जोड़कर मैं बोल रही हूँ। होप सो इसके बाद अच्छे लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझसे। रही बात जो खराब माइंडसेट के हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता ना, उनका कोई इलाज नहीं है। उनका सिर्फ एक ही इलाज है, ईश्वर जब अपने उस पर आएगा तो वो हिसाब किताब कर देगा। धन्यवाद।